हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज उत्तराखंड में हिमनद के टूटने से भारी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है। आप सब प्रेयर करें, उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि उनके कम से कम जान माल की क्षति कम से कम हो, और जो लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको NDRF या जो भी राहत कार्य चल रहा है उनको वहाँ से सुरक्षित निकाला जा सके। तो आज के क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि हिमनद का टूटना क्या होता है, ग्लेशियर का टूटना क्या होता है, या जो हम कह रहे हैं कि आउटबर्ड फ्लड है, या जो ग्लेशियर लेक आउटबर्ड फ्लस्ट है वो क्या होता है, उसको समझेंगे। उससे भी पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि ग्लेशियर लेक क्या है, ग्लेशियर लेक क्या है। तो ग्लेशियर लेक जो बना है ग्लेशियर से बना हुआ है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये देखें कि ग्लेशियर क्या है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर को हम हिंदी में हिमनद बोलते हैं। तो नाम से ही पता चलता है हिमनद, हिम की नदी है। ये जो ग्लेशियर है ये हिम की नदी है। ये काफ़ी स्लो मोशन से, काफ़ी धीमी गति से पर्वत की ऊंचाइयों से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। तो हिमनद को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे जगहों पर बर्फ जमा होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, और ये जो क्षेत्र होता है ये ढाल पे होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी मोटाई का एक लेयर जब बर्फ जम जाता है तो इसके द्वारा लगने वाले प्रेशर के कारण, जबकि प्रेशर कहाँ लगेगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है निचली परत पर लगेगा, और प्रेशर के बढ़ने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये पिघलकर पानी में परिवर्तित हो जाएगा, और ये यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, गति करना स्टार्ट करता है। चूँकि पानी है नीचे, ऊपर बर्फ हो गया, उसके लिए गति करना आसान हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये कहलाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर लेक क्या है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ग्लेशियर लेक वही चीज़ है यदि इस ग्लेशियर के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत मोटाई में किसी स्थान पर आकर जब बर्फ जम जाते हैं तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मोरेन कहलाता है, मोरेन कहलाएगा। और ये जो लेक का निर्माण होगा, जो झील का निर्माण होगा, ये कहलाएगा मोरेन लेक, मोरेन लेक, या यही कहलाता है ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक। दोनों एक ही चीज है, मोरेन लेक या ग्लेशियर लेक। और ये वाला जो पार्ट जो यहाँ पे है, जो पानी को नीचे जाने से रोक रहा है, पानी के ढाल को जो है नीचे जाने से रोक रहा है, ये कहलाता है मोरेन डैम, मोरेन डैम। ये समझना जरूरी है क्योंकि टर्म है इसके, या इसी को हम बोलते हैं डैम्ड, डैम बोलते हैं। ये डैम का काम कर रहा है, पानी को रोक कर रखा हुआ है। असल में होता क्या है, अब यहाँ तक आप समझ गए ग्लेशियर क्या है, आप ये भी समझ गए ग्लेशियर लेक क्या है। ये वाला पार्ट जो है, जो बर्फ से जमा हुआ है, ये ग्लेशियर लेक कहलाएगा क्योंकि नीचे का पानी जो है पिघली हुई अवस्था में है, तरल अवस्था में है, लिक्विड में है, और ये एक झील का निर्माण करता है, और यही झील क्या कहलाता है, ग्लेशियर लेक कहलाता है। अब हमको ये समझना है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है। तो यहाँ से आपको समझना अब आसान हो जाएगा कि आखिर ये है क्या। उसके बाद हम देखते हैं, जब ये देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके कारण क्या है, जो ये फ्लड आता है उसके कारण क्या है। तो ये जो मोरेन डैम है, डैम का जो लेक का जो डैम है, अगर किसी वजह से पानी यहाँ से नीचे जाने लगे, किसी भी वजह से, तो हम कहते हैं कि हिमनद टूट गया या हिमनद में विस्फोट हुआ। तो ये चीज जो है हिमनद का टूटना कहलाता है। किसी भी स्थिति में बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इसका जल का पानी या ये जो ग्लेशियर है अपने मोरेन डैम को पार करके नीचे जो है रहाइश इलाके में, जहाँ लोगों का बसाव है या किसी भी तरीके से वहाँ पे वनस्पति वगैरह है, तब ये हम कहते हैं कि ये सिचुएशन जो है हिमनद का टूटना कहलाता है। एक बहुत बड़ी मात्रा में जब पानी का, वाटर का रिलीज होता है, जब बहुत बड़ी एक मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जब पानी जो है ग्लेशियर से नीचे की तरफ रिलीज होता है, तो ये चीज़ हिमनद का टूटना कहलाता है। यही चीज़ जो है ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड कहलाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए
कि हिमनद का टूटना क्या कहलाता है। किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। अब हम कारण देखते हैं कि इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है इसका ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज समझना जरूरी है। पहला जो है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा जो है प्रेशर के इंक्रीज करने से भी ये होता है। सबको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। प्रेशर के बढ़ने से होता है, उन क्षेत्रों में अर्थक्वेक के आने से होता है। एक एक पार्ट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। चौथा हम कह सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण होता है। भारी मात्रा में वर्षा होने के कारण होता है, भारी मात्रा में वर्षा के कारण भी ये होता है। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे कि हिमनद का टूटना क्या है। अब उसके हम कारण को देखते हैं कि क्या क्या कारण उसके हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दो चीज हो सकता है हिमनद के टूटने के सिचुएशन में, दो चीज हो सकता है। ये अगर लेक है, अगर ये झील है, या तो पानी ओवर हो जाए या ये जो डैम है ये डैम टूट जाए। दो सिचुएशन होगा, तब जाकर पानी नीचे की तरफ आएगा। तो दो सिचुएशन क्रिएट होता है यहाँ पे। अब हम पहला कारण देखते हैं कि पहला कारण से कौन सा सिचुएशन क्रिएट होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम कभी विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इतना समझ लेना आपके लिए जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। 2 मिनट के अंतर्गत आप समझ लीजिए कि पृथ्वी की सतह को जितनी भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो सूर्य से होती है, यानी कि सूर्य ताप से होती है। इन सोलर रेडिएशन से जो है पृथ्वी को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी को मिलती है, तो वायुमंडल के, पृथ्वी के सतह के नजदीक जो वायुमंडल है वो जो है उसके एनर्जी को, उसके ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सतह के करीब, यानी पृथ्वी के सतह के करीब जो क्षेत्र होता है वो गर्म हो जाता है उसके कारण। लेकिन ये पृथ्वी को एक कंबल की तरह काम करता है जो गर्म करके रखता है। जितनी मात्रा में सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उतनी ही मात्रा में सूर्य की ऊर्जा रिलीज हो जाती है, यानी कि आउटर जो हमारा स्पेस है उसके अंतर्गत जो है रिलीज हो जाती है। जितना हमको ऊर्जा मिलता है प्रतिदिन, या हम कह सकते हैं पर डे, पर मिनट, जितना ऊर्जा हमको मिलता है उतना ऊर्जा रिलीज हो जाता है। तो ये जो एक बैलेंस है बना रहता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत होता क्या है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इस जो टेम्परेचर को, जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे CO2 या मीथेन, इस तरीके की जो गैसें हैं, ये जो ऊष्मा जो है, जो हीट है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और पृथ्वी के सतह के नजदीक जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। यानी कि एक तरह की असंतुलन पैदा होता है। और जब ये गर्म होगा तो बहुत प्रकार की, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं इसके कारण होती हैं। उसमें से एक कारण आउटबर्स्ट फ्लड भी है, यानी कि हिमनद के टूटने का एक कारण जो है पृथ्वी के सतह के नजदीक वायुमंडल का गर्म होना भी है। हम सबको पता है कि जब वायु गर्म होगा, वायु जब गर्म होगा तो ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर पिघलेंगे, और ये जब ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट करते हैं तो पानी का बहाव जो है नीचे की तरफ होना स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ। दो सिचुएशन है, एक तो ग्लेशियर जो है पिघलने के कारण यहाँ पे जल की मात्रा इंक्रीज कर जाएगी और पानी यहाँ से नीचे की तरफ आने लगेगा। दूसरा ये हो सकता है कि भारी मात्रा में वर्षा होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन मानसून के टाइम में ही क्रिएट होता है, जून जुलाई के करीब में। तो भारी वर्षा के कारण, भारी मात्रा में वर्षा के कारण भी ये क्षेत्र फुल हो जाता है और पानी यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगता है। तो ये दो सिचुएशन हो सकते हैं, एक जो है भारी वर्षा के कारण और दूसरा जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब एक जो रीजन है प्रेशर का बढ़ना, ये कैसे काम करता है, तो हम सब देख रहे हैं कि ये जो ग्लेशियर ऊपर भी है, यानी कि ठीक है, जब ऊपरी ग्लेशियर के द्वारा नीचे के ग्लेशियर पर इस पार्ट पे दबाव लगता है, तब ये जो है नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो है इधर की तरफ खिसरना स्टार्ट कर देंगे। जब हम किसी चीज़ पर प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें मूवमेंट होने लगता है। सेम प्रक्रिया यहाँ भी काम कर रही है कि ऊपरी
ग्लेशियर के द्वारा, बर्फ के द्वारा, जब इसके अंदर ये जो लेक है इसके ऊपर जब दबाव लगता है तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। या हम ये कहें कि जब ये अवसादों का निक्षेपण भी करता है लेक के अंतर्गत, तो इसका जो लेयर है वो नीचे यहाँ पे निक्षेप हो जाने के कारण लेयर जो है ऊपर बढ़ जाता है और पानी जो है नीचे की तरफ आने लगता है। तो प्रेशर में वृद्धि के कारण जो है हिमनद का टूटना हो सकता है। भारी वर्षा के कारण जो है हिमनद का टूटना हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है हिमनद का टूटना हो सकता है। अब एक चीज है अर्थक्वेक। हम पहले भी यहाँ देखें कि 2 रीजन हो सकते हैं हिमनद के टूटने के। पहला रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन ये हो सकता है कि पानी जो है ऊपर से फ्लो करने लगे, फुल हो जाए। वो 2 सिचुएशन में हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, भारी वर्षा के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रेशर के कारण भी। लेकिन अर्थक्वेक के कारण होगा क्या? हो सकता है कि ये वाला जो उसका डैम है ये टूट जाए। प्रेशर के कारण भी ये चीज संभव है। जब ऊपरी परत के द्वारा प्रेशर लगेगा इस लेयर पे तो ये इस डैम के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रेशर के कारण भी, अर्थक्वेक के कारण भी अगर किसी भी वजह से इतनी ऊर्जा क्रिएट होती है कि ये डैम टूट जाए तो इस डैम के टूटने के कारण ये जो पानी है नीचे की तरफ बहना स्टार्ट कर देते हैं। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर पानी, ग्लेशियर का पानी नीचे आए तो तबाही मचा देती है। हम इसको कहते हैं कि तो एक तरीके से तो 4 कारण देख लिए। वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी ये जो है सिचुएशन क्रिएट होता है। जब भी भूकंप आता है तो हमको पता है कि भूकंप आए तो जब भी ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है तो आप सबको पता है कि ज्वालामुखीय प्रक्रिया अपने साथ भूकंप लाती ही लाती है। हो सकता है कि भूकंप की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता हो वो कम हो सकता है कि इंटेंसिटी, जो भूकंप की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो। तो वो इंटेंसिटी ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन जिस भी जगह वोल्केनिक इरप्शन होगा वहाँ पे ये संभावना ज़्यादा हो जाती है कि भूकंप आए। और भूकंप आने के कारण जो है चट्टान टूटते हैं, बिखरते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अगर वही सिचुएशन मोरेन डैम के नज़दीक हो, मोरेन डैम टूट जाए किसी भी वजह से, तो हिमनद का टूटना होता है और ये बहुत बड़ी तबाही जारी करके जाता है, तबाही मचा कर जाता है किसी भी क्षेत्र में। जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में जो क्षेत्र रहाइश के हैं, जो काफ़ी ऊंचाई पर हैं, उनका एल्टीट्यूड ज़्यादा है, वो क्षेत्र जो हैं खासकर हिमनद के टूटने से यानी कि इस तरीके के फ्लड से, बाढ़ से ज़्यादा ग्रसित होते हैं या उनको नुकसान होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। हम कह सकते हैं कि भारत का सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये जो क्षेत्र हैं इस तरह के फ्लड से, हिमनद के टूटने से ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं। समय समय पर यह होना चाहिए कि एक रिलीज किया जाए सरकार की तरफ से कि खतरा कितना ज़्यादा है, कितना कम है, क्या कौन सी स्थिति है, उसके लिए पहले से तैयार हुआ जाए, प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ डिफेंस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें खासकर मैदानी इलाकों में ये चीज़ें नहीं हो सकती। मैदानी इलाकों में बाढ़ की समस्या होती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो है वो हिमनद के टूटने के कारण जो बाढ़ आते हैं उसकी समस्या जो है पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान करके जाती है। तो सरकार को चाहिए कि गाइडलाइंस जारी करते रहे, सरकार रिसर्च करते रहे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए ग्लेशियर को लेकर कि अभी क्या स्थिति है, पानी का लेयर क्या है, कौन सा जगह जो है ज़्यादा संवेदनशील है, भूकंप की वजह से टूट सकता है या ग्लेशियर के प्रेशर की वजह से टूट सकता है या पानी ओवरफ्लो हो सकता है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा सरकार इस तरह की संस्थाएं बनाए, रिसर्च करे और हम लोगों को, हमारी जनता को सुरक्षा प्रदान करें। हम भी कोऑपरेट करें अपने तरफ से जितना हो सकता है। आप जब जहाँ भी हैं, चाहे आप उत्तराखंड में हैं या जहाँ भी हैं, जिस तरीके से हो सकता है उत्तराखंड के लोगों को, चमोली के लोगों को हेल्प करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।